नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि RSMSSB द्वारा आयोजित करवाई जाती है और एग्जाम का नाम है टैक्स असिस्टेंट, जिसे आप कर सहायक के नाम से भी जानते हो। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, हर एक पहलू के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने 2 दिन पहले एक एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने बताया कि टैक्स असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जून में नहीं होगी, आगे सरकेगी, है ना। जो अर्थना इश्यूज है वो अभी इसमें है, मतलब अर्थना संबंधी कुछ इश्यूज है वो रहे हैं हुए हैं, तो ये जो एग्जाम है वो आपके जून में नहीं होगा। इसका मतलब सर पहले ऐसा शेड्यूल था क्या जून में? हाँ बिल्कुल, पहले ऐसे कहा गया था कि ये जो एग्जाम है वो 26 जून को होगा। कब होगा? 26 जून 2026 को ये होना तय था। जो कैलेंडर है उसमें एग्जाम डेट जारी की गई थी, एग्जाम डेट है वो जारी की गई थी, लेकिन अब यहां पर यह कहा गया है कि एग्जाम है वो अभी नहीं होने वाला है, पोस्टपोन होगा। तो यहां पर इस एग्जाम के बारे में बात करें, RSMSSB टैक्स असिस्टेंट एग्जाम के बारे में बात की जाए तो यहां पर बात करें पद कितने हैं? 240 पद है। 26 तारीख को एग्जाम डेट थी, लेकिन अब ये एग्जाम इस दिन नहीं होने वाला है। 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर L8 की ये वैकेंसी रहने वाली है। वेतनमान के बारे में बात करें तो यहां पर देखो, आपको यहां पर 26,300 रुपए से लेकर 85,500 रुपए पर मंथ इसमें मिलने वाले हैं। L8 की क्या रहने वाली है? वैकेंसी रहने वाली है। यहां पर हम जो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो अभी जो 2018 वाली वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन है वो तो आपके जब जल्द ही आने वाली की संभावना है। तो जब नया नोटिफिकेशन आएगा तब हम और डिटेल से बात करने वाले हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूं वो पिछले जो एग्जाम हुआ था टैक्स असिस्टेंट का उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है तो यहाँ पर आप देखोगे रिटन एग्जाम होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होता है। यहां पर 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। फेज की बात करें तो 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपके रिटन एग्जाम होगा जिसमें यहां पर जनरल हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, और जो पेपर 2 है उसमें सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग है वो आपसे पूछी जाती है। यहां पर 100 क्वेश्चन, यहां पर भी 100 क्वेश्चन, दोनों जो मिलाकर 200 नंबर का आपका रिटर्न का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर है वो आपका किसका होगा? 100 नंबर है वो आपके टाइपिंग टेस्ट है वो होता है। इन दोनों में आपको 2-2, 3-3 घंटे का आपको टाइम है वो मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो 2 फेज रहेंगे, सेम अपने एलडीसी में जैसा होता है। फेज 1 में 2 पेपर होते हैं और फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। सेम यहां पर भी जो फेज 1 है उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और उसके बाद में आपका जो फेज 2 है उसमें टाइपिंग टेस्ट है वो होगी। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बात करें कि सर इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर सबसे पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उससे बड़ी डिग्री कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको और इसमें चीज़ों को जूम करके बता दूं तो यहां पर बात को समझना, लिखा हुआ है कि आपको जो कंप्यूटर साइंस है उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर अभियांत्रिकी में कर रखी है तो भी चल जाएगा, यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी चल जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स और जो टेलीकम्युनिकेशन है, सूचना तकनीकी है, उसमें स्नातक या आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात मुझे बताओ समझ में आई क्या आपको? इसका मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है सर? जिसके है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट था वो कर सकता है। साथ ही यहां पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटिकल जो संस्था है, पॉलिटेक्निकल संस्था, सॉरी पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटेक्निकल जो है ना संस्था में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की है, मतलब स्नातक की है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य यदि आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी इसमें आप एप्लीकेबल हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सके हो। मतलब कुल मिला के पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है, जो
संस्था है उसमें यदि आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है इन्हीं सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या कर रखा है। मतलब यदि तो ये पहले बात तो कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन के बाद में यदि आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में तो आप इसमें एप्लीकेबल हो, या फिर ये सारी चीजें भी नहीं है आपके पास में तो भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार में नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा जो ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है, मतलब या तो आपके पास में नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, समझ पा रहे हो, नॉर्मली आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, हाँ सर कर रखी है, उसके बाद में यदि किसी भी है ना भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाला जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था है उसके द्वारा यदि आपने ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास में या उससे ऊपर का प्रमाण पत्र है तब भी आप इसमें एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो, या फिर ये भी नहीं है तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा हम बात करें प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र आपके पास में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें से जो भी आपके पास में है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहां पर आपके पास में कंप्यूटर ऑपरेशन या प्रोग्रामिंग सहायक है, इसकी आपके पास में यदि मान्यताएं यदि आपके पास में डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। यहाँ पर उसके साथ साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट का आपके पास टंकन होना चाहिए, हिंदी और ध्यान रखना अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट आपके पास में स्पीड होनी चाहिए और देवनागरी लिपि और हिंदी का आपके पास में ज्ञान होना चाहिए और मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 40% है वो भी आपके पास में पास होने चाहिए। मतलब ये एग्जाम देते हो है ना आप, तो इसमें कौन सा टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम दोगे ना पेपर, वो फेज 1 वाला, उसमें आपके पास में 40% मिनिमम नंबर है वो होने चाहिए तभी आप फेज 2 के लिए एप्लीकेबल रहोगे। 3 गुना है वो बच्चे हैं वो ले लिए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे और वहां पर आप एप्लीकेबल हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे देखो, देखें आगे यहाँ पर बात करें कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम है उसके बारे में। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी इंक्लूड द फॉलोइंग पेपर्स एंड ईच पेपर शैल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स शॉन अगेंस्ट इट, है ना। कुल मिला के पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें होने वाला है। देखो पेपर 1 के बारे में बात करें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर रहेंगे, 40 है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर देखो इसका पार्ट ए है उसमें आपसे लैंग्वेज पूछी जाने वाली है, हिंदी और जनरल इंग्लिश, हिंदी और जनरल इंग्लिश है वो आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन इन द पेपर शैल बी डिजाइन एंड टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का पेपर रहेगा आपके। देखो क्या क्या चीजें रहने वाली है यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि देखो वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, है ना, वोकैबुलरी रहेगी, स्पेलिंग रहेगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स है वो आपसे इंग्लिश में पूछी जाने वाली है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, पेपर ए जो है जिसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाती है उसके बारे में। साथ ही यहाँ पर जो पेपर बी रहेगा जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसमें देखो कि नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ राजस्थान एंड बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। यहां पर भी आपको 2 घंटे का टाइम, 100 नंबर का पेपर, 40% मिनिमम मार्क्स है वो आपके लाने होंगे। यहां पर अर्थमेटिक और रीजनिंग से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसमें आपको देखो यहाँ पर नंबर सिस्टम पूछा जाने वाला है ना। आपकी बात करें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है वो आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, टाइम एंड वर्क एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है वो भी आपसे पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर जो बेसिक मैं कह सकता हूँ मैथ्स और रीजनिंग है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके यहाँ पर करंट अफेयर से, साइंस से, ना आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है, बेसिक और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो आपसे पूछा जाने वाला है इस फेज 2 में। उसके बाद में कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पर आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 100 नंबर का ये रहने वाला है। यहाँ पर भी 40% जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखो स्पीड टेस्ट होने वाला है आपके 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, किसमें, टाइपिंग में, हिंदी के लिए, और इंग्लिश में भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी और इंग्लिश बहुत चाहिए, ध्यान रखना है। टेस्ट ऑफ नॉलेज इन MS एक्सेल, 15 मिनट आपको MS एक्सेल पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी आपके पास में होना चाहिए, उसका नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ये एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी चीज़ें हैं वो आपको बता दी है, सारी चीज़ें बता दी है। इसको एक विशेष तौर पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। यदि आप इसमें एप्लीकेबल हो, है ना, इनमें से देखो जहाँ जहाँ पर या लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, वहाँ पर आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। इसमें यदि आप एप्लीकेबल हो तभी आपको सारी चीज़ें हैं उसमें आगे दिमाग लगाना है, क्योंकि भाई जब मान लो आपके पास में वो डिग्री नहीं है जिसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी ही आपको तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से करनी है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें मैं राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ में इंडिया करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूं, और ये क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है, और जिसमें हम आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। अभी आर्थिक समीक्षा धीरे धीरे पढ़ते हैं, डेली के कुछ फैक्ट याद करते हैं, बजट पढ़ रहे हैं, जितनी भी योजनाएं पढ़ रहे हैं, योजनाएं हैं वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेटेड डाटा के साथ में, राजस्थान सरकार की नीतियाँ जो सूजस आता है डेली, वो जरूर हम पढ़ते हैं। मेरे कहने से एक इतना सा काम आप कर सकते हो कि डेली करंट अफेयर की क्लास में एक दिन क्लास लेकर देखना। यदि आपको लगता है कि ये जो क्लास है वो आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये क्लास है वो जरूर लेना है। बाकी यदि किसी प्रकार कुछ डाउट हो, कोई पूछना हो, तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो। 7891046470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में बताना है। यदि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो सेशन को लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।